हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित वर्मा। आज पॉलिटिकल साइंस जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक वाइज जो हम कर रहे हैं। जैसे कि पीछे हमारा हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसका पीडीएफ जो है आप सभी को ग्रुप पे उम्मीद करता हूँ मिल गया होगा। और ऑलमोस्ट जिन भाइयों के मेरे पास नंबर हैं उनको पर्सनली भी मैसेज में मैंने भेज दिया है, ठीक है। तो उसकी आप रिवीजन कीजिएगा अभी। तो आगे हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, अपना क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सभी दोस्त जो है वो लास्ट तक बने रहना है। आप सभी ने क्वेश्चंस जो हैं उनकी जैसे मैंने आपसे जिम्मेदारी ली हुई है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे डेफिनेटली, और आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत ही हेल्पफुल भी रहेंगे। तो क्लास आज की स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इसी के साथ आप सभी दोस्त जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कर दिया करिए क्लास, और अगर अच्छी लगती है क्लास तो डेफिनेटली एक लाइक जो है वो कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ बता दूं आपको, अगर किसी क्वेश्चन में मेरे किसी भाई को कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कुछ भी हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जो है अपना डाउट टाइप कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को भेज दीजिएगा। तो डेफिनेटली आपको आंसर्स जो है मेरे भाई मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड वाई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं, प्रियम्बल जो है वो कौन से अमेंडमेंट में जो है अमेंड किया गया था। अमेंडमेंट क्या चीज़ होती है कि उसमें कोई चेंज करना, ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था। हिंदी वाले भाई जो है उनको हिंदी में क्वेश्चन मिल जाएगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिल जाएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट टाइम जो है, या फर्स्ट टाइम कह लीजिए, या कब किया था, एक ही बार जो है अब तक हुआ है अमेंडमेंट में चेंज, ठीक है। अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो हुआ है 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 में हुआ था। 42nd अमेंडमेंट याद रख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो बस यही पूछा जाएगा अमेंडमेंट से रिलेटेड, और कोई अमेंडमेंट जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली है, इसमें 3 वर्ड जो हैं वो याद डाले गए थे। एक तो डाला गया था, जस्ट अ मिनट, सोशलिस्ट डाला गया था, एक डाला गया था सेकुलर, ठीक है, और एक डाला गया था इंटीग्रिटी, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब सामाजिक होना, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष होना, सभी धर्म एक समान, और इंटीग्रिटी का आप कह सकते हैं ब्रदरहुड, भाईचारा। इस तरह से जो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भाइयों, वो सिर्फ एक ही बार अब तक जो है वो अमेंड हुआ है। अमेंड का मतलब चेंज हुआ है उसमें। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, एक तो हमारे आ गए हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एक फंडामेंटल राइट्स हैं और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि अगर नंबर की बात करें तो कितने हैं नंबर में फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो बात करें वो कौन से अमेंडमेंट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है मेरे भाई, वो भी 42nd नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था उसी में ऐड हुए थे। क्लियर है। इसके सिवा आप बोलेंगे कि सर कुछ और भी अमेंडमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो डेफिनेटली ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं। तो लिखिए सबसे पहले 73rd अमेंडमेंट लिख लीजिए। ये किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे, पंचायती राज से संबंधित है। फिर इसके बाद 34th अमेंडमेंट जो है ये लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। लैंड रिफॉर्म से संबंधित है 34th, और 44th नंबर की जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ये संबंधित है किससे, पावर ऑफ पार्लियामेंट से। एक चीज़ मेरे भाई सभी दोस्त ध्यान से सुनेंगे, जो जो चीज़ें स्क्रीन पे आपसे लिखाई जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, वो सब इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि सब जो कंटेंट जितना भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ सब अच्छे से सर्चेबल कंटेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से फंडामेंटल राइट जो है मेरे भाई कौन सा नहीं है। क्लियर है। फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा नहीं है, राइट टू वोट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या फिर राइट टू फ्रीडम, कौन सा जो है वो नहीं है। बिल्कुल सही। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, राइट टू वोट जो है ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। तो फिर आप बोलोगे कि सर किस में आता है, तो ये आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आता है ये। क्लियर है यहाँ तक, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ये आता है। और आर्टिकल की बात कर ली जाए तो आर्टिकल नंबर
आर्टिकल नंबर 326 के अंडर जो है ये आएगा। क्लियर है। इसके सिवा ना एक और ऑप्शन दिया जा सकता था, राइट टू प्रॉपर्टी करके, राइट टू प्रॉपर्टी करके ऑप्शन दिया जा सकता था। इससे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उलझ सकते थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट अभी नहीं है, इसको निकाल दिया गया है। अब इसको आर्टिकल नंबर पहले जाता था, आर्टिकल नंबर किस में 31 में आता था, फिर इसको यहाँ से शिफ्ट करके 300A में जो है कर दिया हुआ है। क्लियर है। ये भी ध्यान रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी अगर इन केस आ जाए ऑप्शन में तो ये हमारा फंडामेंटल राइट बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ अंडर द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है DPSP, हम इसे सिंपल बोलते हैं। DPSP जो है मेरे भाई ये आती है DPSP, ये आती है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। किस में आती है, पार्ट 4 में आती है। और पार्ट 4A में क्या आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इन्होंने बोला है कि DPSP में जो पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो कौन से आर्टिकल में आती हैं। क्वेश्चन समझ गए। इसमें एक्चुअल में आता क्या क्या है, लिख लीजिए। एक तो आता है न्यूट्रिशन लेवल हाई करना, न्यूट्रिशन लेवल रेज करना, ठीक है, बढ़ाना। दूसरा नंबर आ गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। और तीसरा इसके बाद हो गया पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना, जो कि ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। तो ये सब जो है मेरे भाई ये आता है आर्टिकल नंबर 47 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी वाले भाई जो हैं सभी का बिल्कुल आंसर सही रहेगा। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 47 के अंदर ये सब आएगा DPSP का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी लिस्ट ऑफ फंक्शंस है, फंडामेंटल नहीं, फंक्शंस फॉर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिस्ट जो है देखिए, इससे पहले मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स करवाए थे। अगर तो कुछ भाई आप में से वहाँ से जुड़े होंगे तो मोस्टली आप जो है वो क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे होंगे। जो कुछ नए भी जुड़े हैं उनसे मैं उम्मीद करूँगा कि साथ साथ में ट्राई कीजिए मेरे भाइयों, कमेंट बॉक्स में जो जो आपको आंसर्स आते हैं वो आप देते जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लिस्ट जो है वो कितनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट्स को दी हुई। तो टोटल जो है, टोटल मेरे भाई कितनी है, 3 है, 3 लिस्ट हैं। पहली आ जाती है यूनियन, दूसरे नंबर पे आ जाती है स्टेट, और तीसरे नंबर पे आ जाती है कंकरेंट, ठीक है। यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट आ जाती है। फिर इसमें क्वेश्चन एक और किस टाइप से बन जाता है कि इसमें आइटम्स जो हैं वो कितनी कितनी आती हैं। तो बात करें यूनियन की, पहले इसमें थी 97 और करंटली जो है वो 100 हो गई हैं। स्टेट में अभी है 61। कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 थी तो अभी 52 हो चुकी हैं, ठीक है। ये जिनके आगे 9 लिख रहा हूँ इसका मतलब कि अभी इतनी हो चुकी हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, कितनी है लिस्ट हमारी, तो 3 है लिस्ट टोटल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं, कोई अगर क्वेश्चन समझ ना आया हो, कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट रह गया हो किसी टाइप का क्लास के रिलेटेड, ठीक है। अगर क्लास के रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी मेरे भाई को तो बता सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला और मुख्य काम जो है वो क्या है, किस टाइप का जो है वो बेसिक रूल सेट करना है, ठीक है। वो है कोऑर्डिनेशन इन द सोसाइटी। कोऑर्डिनेशन इन द सोसाइटी जो है ये सबसे बेसिक नॉर्म रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि सबसे पहले भाई अपना जो समाज है, अपनी जो सोसाइटी है उसमें कोऑर्डिनेट करके रहो, क्योंकि वही हमारा मुंड मूल है, वही से हमारा जो है वो स्टार्टिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द टर्म सेकुलर एडेड टू द प्रियम्बल। सेकुलर शब्द जो है मेरे भाई ये प्रियम्बल में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कौन से वर्ष में जो है वो ऐड हुआ था। चलिए ये आंसर आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट की सेकंड क्वेश्चन में आई थिंक मैंने करवाया है। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ हमेशा एक चीज़ और, कि जब भी क्लास करो ना, अगर मान लो पढ़ रहे हो तो फिर वो पूरी तरह टोटली पढ़ो, फिर आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोन चला रहे हो, गेम खेल रहे हो तो पूरी तरह गेम खेलो, ठीक है। एक टाइम पे एक काम करो और पूरी डेडिकेशन के साथ करो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 42nd अमेंडमेंट जो है वो 1976 में हुई और उसमें 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया। तो वही तो इन्होंने पूछा है, उसमें से एक सेकुलर वर्ड पूछ लिया हुआ है।
तो आपको पता होना चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में बताई है सर ने पहले ही ऑप्शन में। तो ऑप्शन ढूंढ लो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1976। तो बिल्कुल जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1976 हो जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, 1976 के टाइम पीरियड जो था, इस टाइम पे इमरजेंसी भी लगी हुई थी, ठीक है, इमरजेंसी भी लगी हुई थी। अगर इमरजेंसी भी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में टोटल इमरजेंसी जो है वो कितने डिक्लेयर हुए हैं, डिक्लेयर टोटल इन इंडिया, ठीक है, भारत में टोटल जो है वो कितने इमरजेंसी लगे हैं, तो मेरे भाई 3 लगे हैं, जिसमें कि पहला इमरजेंसी जो है, फर्स्ट इमरजेंसी वो लगा था 1962 में। कब लगा था, 1962 में। सेकंड जो है वो 1971 में, और थर्ड जो है 1975 से लगा था। क्लियर है, ये तीनों। अब ये मत बोलिएगा कि सर आप यहाँ बोल रहे हो 1975 में लगा था, तो यहाँ पे आप 1976 का बोल रहे हो, तो वो लंबा चला था, ऐसा नहीं है कि आज लगा आज ही खत्म हो गया था, ठीक है। 1975 के एंडिंग में लगा था, और 1976 का जो टाइम पीरियड है वो भी उसमें कवर हुआ था। क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था, किसके द्वारा जो है वो पास कराया गया था, ठीक है, इसके ऊपर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसी में यही पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि बेसिस है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर देखिए, आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था, 13 दिसंबर। डेट लिख लीजिएगा, इसकी डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, डेट के रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। देखिए प्रेजेंट कब किया गया था, 1946 में किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट जो है, या आप कह सकते हैं कि स्वीकार करना, तो स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जैन 1947 को जो है एडॉप्ट किया गया था, जहाँ कह ले अपना लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द आर्टिकल दैट डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है, कौन सा आर्टिकल है इसमें से। आर्टिकल नंबर 88 एंड 123 ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाते हैं कि ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। इन दोनों को स्टार मार्क कर लीजिए, ये प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड से रिलेटेड है। आपको अलग से एक सेपरेट जो है वो टॉपिक करवा दूंगा प्रेसिडेंट का, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो डेफिनेटली उसमें हम ये सब जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके सिवा बचता है हमारा आर्टिकल नंबर कौन सा, 343। आर्टिकल नंबर 343 जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, और ये डिक्लेयर करता है हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ये डिक्लेयर करता है। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जब तक आगे जो है कार्यपालिका नहीं सेट होता सिस्टम अपना, तब तक इंग्लिश जो है उसको भी साथ में यूज़ में रखो, और भी बहुत सी लोकल लैंग्वेजेस जो हैं उनको ऑफिशियल वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के रिलेटेड अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए तो 343 आर्टिकल जो हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ DPSP अ वर्किंग वुमेन ऑन मैटरनिटी लीव मस्ट रिसीव ऑल मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी लीव क्या होती है, सबसे पहले मैटरनिटी लीव होती है कि अगर कोई भी महिला है, कोई भी महिला अगर किसी कंपनी में काम कर रही है, किसी भी संस्थान में काम कर रहे हैं, उनके दौरान उनको प्रेगनेंसी होती है, बेबी बर्थ होता है, तो उसके बाद उनको 2 साल तक की जो है वो बेबी केयर लीव मिलती है, जिसे हम मैटरनिटी लीव कहते हैं, ठीक है। बेबी का जो केयर करना होता है, क्योंकि 2 साल तक बच्चे को संभालना पड़ता है, तो उसकी लीव मिलती है। तो उसमें क्या होता है, कंपनी जो है उनके सारे एक्सपेंस, ठीक है, उनको पेड लीव देती है, एज उनकी सैलरी पूरी मिलेगी, उनको जो भी मेडिकल के रिलेटेड एक्सपेंस वगैरह होंगे वो सब उनको कंपनी कवर करेगी, ये बात है। अब इन्होंने इसमें पूछा कि ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो ये मैटरनिटी लीव जो है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए किस दोस्त ने आंसर किया है, बिल्कुल सही रहेगा उनका आंसर। तो आर्टिकल नंबर 42 के अंदर जो है वो मैटरनिटी लीव आती है। इसके सिवा 2 आर्टिकल और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44 क्या है, लिख लीजिए, आर्टिकल नंबर 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है आर्टिकल नंबर 44। यूसीसी से कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट स्टेट बताइए जिसने अडॉप्ट किया, फर्स्ट स्टेट कौन सा पहला राज्य बना जिसमें यूसीसी अप्लाई हुआ, तो वो मेरे भाई रहेगा उत्तराखंड। कौन सा रहेगा, उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी वहाँ के CM के टाइम पीरियड पे जो है वो हुआ है,
क्लियर, ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इसके सिवा आर्टिकल नंबर 45 लिखिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्या? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आएगी आर्टिकल नंबर 45 में, जिसमें अंदर एज पीरियड क्या रहता है, 6 टू लेके 14 तक का एज पीरियड रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको जितने भी अभी तक क्वेश्चन पढ़े हैं सब समझ आ रहे होंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई आपको डाउट रह गया होगा या कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी। डेफिनेटली अगर किसी भी चीज़ में मेरे भाइयों, देखो टू बी फ्रैंक बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ में कोई किसी टाइप का डाउट रह जाता है क्वेश्चंस के रिलेटेड, क्लास के रिलेटेड से, तो आप बेझिझक बताइए मेरे को, ठीक है, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 हमने पीछे किया अभी लास्ट क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश एंड डैश ग्रांटेड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू मिनोरिटीज़। एजुकेशनल और कल्चरल राइट जो मिनोरिटीज़ होती हैं, मिनोरिटीज़ क्या होती हैं कि अल्पसंख्यक लोग। मान लीजिए कि एक ग्रुप है, यहाँ पे ए ग्रुप के लोग जो हैं वो 50 हैं और बी ग्रुप के लोग जो हैं वो 5 है, तो बी ग्रुप जो है यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में गिना जाएगा। जिसमें लोग जो हैं वो कम हों, अल्पसंख्यक कहलाए जाएं, वो माइनॉरिटीज़ में गिना जाता है। क्लियर है? तो जो ये 5 लोग हैं, अब ऐसा होता है कि ये 50 हैं, ये 5 हैं, तो ये 50 वाले जो हैं अपना दबदबा इनके ऊपर डालेंगे, नॉर्मल सी बात है। जो ये काम कर रहे होंगे ये काम इनसे भी करवाएंगे, ए वाले बी से। तो बी वाले जो हैं उनके कल्चर और एजुकेशनल राइट्स जो हैं उनको बचाए रखने के लिए कौन कौन सा आर्टिकल जो है भारत सरकार ने लाया है, तो आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, 29 और 30, ये 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाती है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, वैसे तो बनाने चाहिए आप सभी को, अगर नहीं भी बना रहे हैं तो बनाइए। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है उसके बाद आधा 1 घंटा ब्रेक लीजिए, अगर आपको और सब्जेक्ट कोई पढ़ना है वो पढ़िए, तो उसके तुरंत बाद जो है क्या कीजिए, रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए जीके जीएस कुछ ऐसा है कि आपको समझ तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये सारे फैक्ट के बेस पे हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स आपको कैसे याद होंगे मेरे भाई, अगर आप उनको बार बार पढ़ेंगे, आंखों के सामने से निकालेंगे, तो डेफिनेटली फिर वो आपको लंबे समय तक आप कह सकते हैं कि याद हो जाएंगी चीज़ें। कि मान लो अगर आप आज याद कर लेते हैं चीज़ों को, 8-10 बार पढ़ेंगे, तो वो आपको आने वाले 4-5 साल 10 साल तक याद रहेंगी। अगर आप अभी पढ़ के छोड़ देंगे तो आपको कल नहीं तो हो सकता है परसों वो चीज़ें आपको भूल जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए, इसके सिवा कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 आर्टिकल लिख लीजिए जो कि अमूमन आप कह सकते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है, आर्टिकल नंबर लिखता जाऊंगा मैं, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा। आर्टिकल 110 लिख लीजिए। ये किससे संबंधित है? ये मनी बिल से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 110। फिर इसके सिवा लिखिए आर्टिकल 368 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होते हैं ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, कोई आर्टिकल डालना है, कोई निकालना है, तो उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 366। इसके बाद अगर बात करें तो 214 आर्टिकल लिखिए जो कि हाई कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 214। फिर एक और इम्पॉर्टेंट ये लास्ट आर्टिकल लिख लीजिए 76। ये किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल से। अटॉर्नी जनरल से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल नंबर 76। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एग्जाम्स में आने में चांसेस हैं इनके पूरे, तो इनको डेफिनेटली जो है अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पावर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि, एक मिनट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट को पावर मिलती है कि वो नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर सकता है? ठीक है, डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। 3 इमरजेंसी जहां पे इंपॉर्टेंट आती हैं, लिख लीजिएगा, इनको लिखिएगा, इंपॉर्टेंट करके लिखिए इनको, ठीक है। 3 आएंगी यहाँ पे। पहली आएगी आर्टिकल 352 में, फिर आएगी आर्टिकल 356 में, फिर आएगी आर्टिकल 360 में। ये 3 लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 352 में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी। 356 में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। प्रेसिडेंशियल रूल का क्या मीनिंग होता है? गवर्नर राज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा अगर कोई स्टेट है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर है या कुछ भी है, अगर कोई कुछ भी स्टेट में गलत हो जाता है, दंगा हो जाता है,
वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो भी है, हेड है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कोई लड़ाई हो रही है स्टेट में, बहुत दो ट्राइब्स के बीच में, जैसे मणिपुर में हो गया था, तो बहुत एक कह सकते हैं आप एक्सट्रीम लेवल तक चीज़ें पहुंच जाती है। फिर क्या करता है, सेंटर जो है ना, सेंटर में गवर्नमेंट होती है जो, फिर वो वहाँ पे जो है आ जाता है, ठीक है। सेंटर की गवर्नमेंट वहाँ पे आ जाती है पावर लेके, तो उसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। फिर सेंटर की गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट उसे रूल करती है, ठीक है। फिर सीएम का, गवर्नर का वहाँ का कोई रोल नहीं रहता है। तो ये आ जाएगा 356 में। और 360 में क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या आ जाएगा मेरे भाई, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएगी इसमें। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगती है वो 360 में लग जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो बड़े, हाँ, इसका आंसर देख लिया, आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 356, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे किसकी बात की, नेशनल इमरजेंसी की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी पेरेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर सेक्स एजुकेशन केस इन। हाँ सुनिए, इन्होंने इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ये हर एक माता पिता के और एक नागरिक, देश के नागरिक की ड्यूटी बनती है कि अपने जो भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं 6 साल से लेके 14 साल की उम्र के बीच में। 6 to 14 की जो एज है, इसमें सिटीजन्स जो नागरिक होते हैं और पेरेंट्स, गार्जियंस जो भी हैं, उन सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को एजुकेशन जो है वो 14 ईयर तक जो है वो कंपलसरी करवाएं। और इन्होंने पूछा है कि ये चीज़ जो है ये किस आर्टिकल के अंडर आती है। तो ये आती है आर्टिकल नंबर 51A और उसके आगे के याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 51A फिर आगे के, 51A और ब्रैकेट में के, ठीक है। इससे जो है इसके अंदर जो है ये चीज़ आती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which article of the Indian Constitution describe the right to constitutional remedies? मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जहाँ से बनते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस से 7-8 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, नहीं तो 5 क्वेश्चन तो कहीं गए नहीं है, ठीक है। इस टाइप का जो है इसका आता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रियम्बल हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में इनको वेटेज अच्छा खासा मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करो मेरे भाई, तो आर्टिकल नंबर 32 यहाँ पे हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है, 5 रिट्स भी आती हैं, ठीक है। 5 क्या आती हैं, रिट्स आती हैं, मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, सर्शरी, प्रोहिबिशन, ये ऐसे करके इसमें 5 रेट्स जो आती हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरह के अधिकार होते हैं। ये आपको कहीं सेपरेट में समझा दूंगा एक टॉपिक पकड़ के। यहाँ तक क्लियर? तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 32। तो ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सभी दोस्तों से उम्मीद है कि वीडियो को एक बार लाइक वगैरह कर दीजिएगा आप सभी, अगर यहाँ तक बने हुए हैं, यहाँ तक प्यार दिखा रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को एक बार सभी दोस्त लाइक कर दें। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो भी हमारे वीडियोज़ आएँ, क्लास आए, तो आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो इतना सा काम कर दीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल डैश स्टेट अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कौन सा आर्टिकल है जिसमें स्टेट, ठीक है, जो स्टेट्स की जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। जुडिशरी क्या होती है और एग्जीक्यूटिव क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव होता है एडमिनिस्ट्रेशन हेड, एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो भी, उसका हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कह लीजिए आप। जो भी गवर्नमेंट चल रही है उसका जो हेड होगा वो होगा एग्जीक्यूटिव, उसको हम एग्जीक्यूटिव कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेते हैं, पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। ये क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव वाले, ये रूल्स बनाते हैं। और जुडिशरी जो है, जुडिशरी, ठीक है, जिसे न्यायपालिका कहते हैं, जुडिशरी को कहते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और जुडिशरी जो है, जुडिशरी, इसमें क्या होता है, इसमें जजेस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब चीज़ें आएंगी। ये क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट कराते हैं। और डिस्प्यूट जो भी होते हैं, डिस्प्यूट कोई भी लड़ाई मुद्दा होता है, उनको सेटल करते हैं, ठीक है, साथ में डिस्प्यूट्स को भी सेटल करवाते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा जो है आर्टिकल करवाता है ये सब? तो आर्टिकल नंबर 50, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द पार्लियामेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल के अंडर
चेंज कर सकता है। कौन से आर्टिकल के अंडर चेंज होता है, ये आपको पीछे भी एक क्वेश्चन में मैंने बताया है कि इस आर्टिकल के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है वो हो सकती है। तो आर्टिकल नंबर 368 यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 300 में राइट टू प्रॉपर्टी वाला आ जाता है। 368 ये हो गया। 356 ये हो गया कि हर एक स्टेट जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर को यूटिलाइज करे। लिख लीजिए, एवरी स्टेट यूटिलाइज एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। हर एक स्टेट जो है अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यूटिलाइज करे अच्छे से। क्लियर है दोस्तों। तो आज की क्लास फर्स्ट क्लास थी पॉलिटिकल साइंस की। तो आप सभी दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा, रिव्यू मेरे भाई सभी दोस्त जो हैं वो ज़रूर देते जाइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है, क्या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, क्वेश्चंस आपको समझ आए कि नहीं आए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वो चीज़ एक बार सभी दोस्त जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, अपना अपना क्लास के रिलेटेड रिव्यू। अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी डेफिनेटली आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये पॉलिटिकल साइंस जो है मेरे भाई वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको PDF जो है वो पर्सनली भी मिल जाएगी और ग्रुप पे भी मिल जाएगी। बाकी ज़्यादा अपडेट्स के लिए मेरे भाई सभी दोस्त जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, टेलीग्राम ग्रुप के साथ, जहाँ आप जुड़ना चाहें वहाँ जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको सभी अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो दीजिए इजाज़त मेरे को आप सभी भाई, मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।